सवाल बहुत सारे खड़े हैं। सवाल ये भी खड़े हैं कि क्या देश में दलित सीजीआई हो जाने से क्या दलितों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ब्राह्मण के ना रहने के बावजूद भी अगर ब्राह्मणवाद रहता है तो समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण रहे ना रहे उसके सिखाए हुए चेले अगर रहेंगे तो ब्राह्मणवाद रहे। बीटी एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसकी अपने आप में भी कोई वैल्यू नहीं है। देश का संविधान लागू होने पर यह कहा गया कि देश के संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट है वो सब निरस्त समझे जाएं। तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ है तो उससे पुराने एक्ट सब रद्द कर दिए गए। तो फिर क्या कारण है सरकार बीटी एक्ट 1949 को रद्द नहीं कर रही है? उस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे, सीजीआई साहब चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं उस मामले पर। सीजीआई साहब क्योंकि बुद्धिस्ट हैं और दलित बुद्धिस्ट हैं, उनके फादर साहब ने गवई साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सर, देश को पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित सीजीआई मिले हैं, समाज में खुशी की लहर भी है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो बधाई देश के तमाम उस वर्ग को जिसको सीजीआई तो दूर कभी किसी अच्छी सी चौपाल पर किसी कुर्सी पर बैठने से रोका गया, तो बधाई है उस समाज को भी। और दूसरी बात यह है कि सीजीआई साहब क्योंकि बुद्धिस्ट हैं और दलित बुद्धिस्ट हैं, उनके फादर साहब ने गवई साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने गरीबी भी देखी है, मुफलिसी भी देखी है, समाज का दुख दर्द भी देखा है। और एक साधारण से वकील से सुप्रीम कोर्ट का मतलब देश का सीजीआई होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना एक गर्व की बात है, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हैं। सवाल ये भी खड़े हैं कि क्या देश में दलित सीजीआई हो जाने से क्या दलितों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या वो BR गवई साहब जो देश के सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जो दलितों की समस्याओं से बहुत नज़दीकी से वाकिफ़ हैं और वो खुद भी बचपन में गुजरे हैं उन समस्याओं से, तो क्या उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से दलितों की उन समस्याओं में कोई समाधान होगा या उन समस्याओं में कुछ गिरावट आएगी, उनमें विघटन में कुछ गिरावट आएगी? ये तमाम चैलेंज हैं। सीजीआई गवई साहब रहे हैं कोई और रहे, अपने आदमी से उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे पूर्व में अपने वर्गीकरण का मामला आया था और वर्गीकरण वाले मामले में सीजीआई के साथ में आप गवई साहब भी उसमें थे और गवई साहब की स्टेटमेंट जो है वो दलित बुद्धिजीवी वर्ग के गले के नीचे नहीं उतर रही। उसमें बेला त्रिवेदी का जो जजमेंट था वो अच्छा था जबकि वो ब्राह्मण थी, ये ब्राह्मण नहीं थे, ये दलित थे, दलित बुद्धिस्ट थे। और दलित बुद्धिस्ट का मतलब अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट। और वो आदमी जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को समझाओ, समाज के दुख दर्द को समझाओ, उस आदमी का जो जजमेंट था वो दलित बुद्धिजीवी वर्ग के उस समय पर गले से नीचे नहीं उतरा था। बहरहाल आप वो देश क्या जजमेंट था उनका? यही था कि शेड्यूल कास्ट के मामले में था, फिर शेड्यूल ट्राइब को भी उन्होंने शामिल कर लिया, 19 से ज़्यादा जजमेंट दिया। जबकि एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में तो ये भी कहा था कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर वो SC ST में भी होना चाहिए लागू। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि क्रीमी लेयर किस आधार पर, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी डेटा इस प्रकार का नहीं था कि शेड्यूल कास्ट की किस जाति ने कितना खा लिया, तो फिर किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं? तो उस जजमेंट पर दलित बुद्धिजीवियों ने सवाल खड़े किए थे और बाद में बीजेपी ने वो हरियाणा और एक दो जहाँ जहाँ उनकी हैं वो लागू भी कर दिया, दिल्ली में लागू कराने की मांग चल रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास में डेटा ही नहीं है कि चमारों ने कितना खा लिया, महारों ने कितना खा लिया, दुसाधों ने कितना खा लिया, पासियों ने कितना खा लिया, तो वाल्मीकियों को क्यों नहीं मिला, खटीकों को क्यों नहीं मिला, धानकों को क्यों नहीं मिला, पासियों को क्यों नहीं मिला, कोलियों को क्यों नहीं मिला, इनको ज़्यादा दो, इनको कम दो। तो वो जब डेटा नहीं था कोई, जब ये पता ही नहीं था कि चमारों के पास, महारों के पास, पासियों के पास, दुसाधों के पास कितनी बाइक आ गई हैं, कितनी गाड़ी आ गई है, कितने बंगले आ गए हैं, कितने चार्टर्ड विमान खरीद लिए हैं, तो वो जो वर्गीकरण वाला फैसला था वो कहीं ना कहीं दलित बुद्धिजीवी को चुभा था। बहरहाल अब वो देश के सीजीआई बने हैं तो बधाई है, और लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा है। अब हमारी उम्मीद उनसे ये भी बढ़ गई है कि SC ST का कोई मुद्दा, देश के सारे मुद्दे उनके पास जाएंगे, चाहे सवर्णों के हैं चाहे अवर्णों के हैं, लेकिन अवर्णों के जो मुद्दे उनके पास में जाएंगे उन पर उम्मीद रहेगी कि सीजीआई साहब हमारे दुख दर्द को बेहतर समझते हैं। आपने अभी कहा कि उनके जो पिताजी थे वो भी बुद्धिस्ट थे, बाबा साहब के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी। तो क्या एक बड़ा मामला बोध गया का चल रहा है कि इस पर सीजीआई कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए, जहाँ तक बोध गया वाले मामले का सवाल है तो बोध गया का जो मामला बीटी एक्ट, सीजीआई भी तो बौद्धिस्ट ही है ना। देखिए मैं कह रहा हूँ बीटी एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसकी अपने आप में भी कोई वैल्यू नहीं है।
देश का संविधान लागू होने पर यह कहा गया कि देश के संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट है वो सब निरस्त समझे जाएं। तो 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ है तो उससे पुराने एक्ट सब रद्द कर दिए गए। तो फिर क्या कारण है सरकार वीटी एक्ट 1949 को रद्द नहीं कर रही है? उस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे, सीजीआई साहब चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं उस मामले पर, वहां की सरकार को तलब कर सकते हैं, वहां की कोर्टों को तलब कर सकते हैं, और जो उनसे बेहतर हो सकता है वो कर सकते हैं अगर उनकी नीयत होगी तो। और अगर नहीं होगी तो चल रहा है 49 से। उनके जो पिछले फैसले रहे हैं उनकी हमेशा देखिए सवाल खड़े हुए, चाहे नोटबंदी का। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि देखिए गवई साहब के जितने फैसले अभी तक रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं दलित बुद्धिजीवी तोल मोल करके 370 का समर्थन रहा है, नोटबंदी का रहा है, और बहुत सारा, और साथ में समझता हूँ कि साथ उसका उनको कहीं ना कहीं इनाम भी मिला है, सीजीआई उनको बनाया गया, और हालांकि वो डिजर्व भी करते थे। दलित समाज को उम्मीद करनी चाहिए उनसे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि करनी चाहिए। हाँ भाई, आपके समाज के हैं, एक अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, आप बधाई दे सकते हैं, मैं भी बधाई दे रहा हूँ, सारा देश बधाई दे रहा है। हमारे समाज का आदमी हमें कुछ दे ना दे, कम से कम इतिहास में दर्ज तो हो गया कि एक दलित नहीं, दलित के साथ बुद्धिस्ट भी, दलित बुद्धिस्ट जो है देश का सीजीआई बने हैं, तो बधाई दीजिए, लड्डू बांटिए, ट्वीट कीजिए, पोस्ट लिखिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, और जहाँ जो कर सकते हो वैसे करिए। कम से कम इस देश के सवर्णों को ये पता चलेगा कि आप जिस अवर्णों को, जिन अछूतों को, जिन शूद्रों को कहते थे कि किसी लायक नहीं है, शूद्र को शिक्षा से वंचित कर दिया, आज वो शूद्र जो है वो अगर देश का सीजीआई बन रहा है, और वो भी अम्बेडकरवादी शूद्र और अछूत जो बन रहा है, और दूसरी तरफ यूमिका सिंह जैसी विंग कमांडर हमारे समाज की बेटी समाज का देश का नेतृत्व कर रही हैं, और दूसरे सीजीआई साहब देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दलित समाज में बुद्धिमानता की कमी नहीं है, बुद्धिता की कमी नहीं है। उसको मौका नहीं मिला, 60 साल से मौका मिला बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत, फूले के संघर्ष की बदौलत, तो हमने स्थापित किया, अपने आपको बताया कि हम किसी कम आदिवासी राष्ट्रपति उनको शपथ दिला रहे हैं, दलित जज हैं, देखिए कैसा सहयोग है। नहीं, देखिए ये संयोग देखिए ना कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, वो ओथ दिला रही हैं, शपथ दिला रही हैं, और अछूत जो है वो सीजीआई की शपथ ले रहे हैं, और ओबीसी शूद्र जो है वो बैठ करके ताली बजा रहे हैं, माइनॉरिटी जो है वो जैन साहब जो है वो ताली बजा रहे हैं, गृह मंत्री। तो उस पूरे प्रकरण में कहीं ब्राह्मण नहीं है, रक्षा मंत्री ठाकुर हैं, शिक्षा में लॉ मिनिस्टर जो है वो अछूत हैं, अर्जुन राम मेघवाल साहब, ठीक है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ब्राह्मण नहीं है। लोग कहते थे कि ब्राह्मण जो है वो न्यायप्रिय नहीं हो सकता, फूले साहब ने भी कहा था। अब ऊपर की लॉबी में कहीं ब्राह्मण नहीं है, राष्ट्रपति ब्राह्मण नहीं है, रक्षा मंत्री ब्राह्मण नहीं है, गृह मंत्री ब्राह्मण नहीं है, कानून मंत्री ब्राह्मण नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्राह्मण नहीं है, इस पूरे सिस्टम में कहीं ब्राह्मण नहीं है। अब देखना ये है कि इसके बावजूद ही ब्राह्मणवाद रहेगा, अम्बेडकरवाद स्थापित होगा, समानता की बात होगी, या ब्राह्मण के ना रहने के बावजूद भी अगर ब्राह्मणवाद रहता है तो समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण रहे ना रहे, उसके सिखाए हुए चेले अगर रहेंगे तो ब्राह्मणवाद रहेगा। पर सीजेआई जी ने दिखा दिया ना, शपथ लेते ही वो बाबा साहब के पर फूल चढ़ाए उन्होंने, चित्रों पर गए उन्होंने, तो उन्होंने तो साफ साफ जाहिर कर दिया ना मैं अम्बेडकरवादी हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीजीआई साहब को बधाई, उनसे पुराने वाले सीजीआई साहब जो थे उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने क्या नाम है बाबा साहब की मूर्ति लगवाई उसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, तो बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो सभी लोग मान रहे हैं, जो सीजीआई साहब थे जो चले गए अभी इनसे पहले वाले संजीव खन्ना जी, और उनसे पहले दूसरे जो थे जिन्होंने मूर्ति लगवाई, जो मूर्ति का अनावरण किया था संजीव खन्ना से पहले। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब को प्रत्येक आदमी हाथ जोड़ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रत्येक आदमी उनके फूल चढ़ा रहा है। और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का जो भारत था, फूले के सपनों का जो भारत था, सबको शिक्षा मिले, किसी के साथ जाति के आधार पर शोषण अत्याचार ना हो, कोई इस देश के अंदर भूखा ना सोए और किसी को सताया ना जाए, वो जो सपना है, वो जो भारत है डॉक्टर अम्बेडकर का, फूले का, बुद्धा का, कबीर का, नानक का, रैदास का, बेगमपुरा सोसाइटी का जो रैदास का सपना था, वो सपना कब साकार होगा, देखना ये है। सीजीआई साहब की इसमें क्या भूमिका रहेगी। सीजीआई साहब ने कहा है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संसद इसके लिए बधाई, विशेष बधाई सीजीआई साहब को। उन्होंने कहा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो समानता विरोधी हैं, जो गैर बराबरी पर दिन रात काम कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन, जो आज भी सूफिया कुरैशी अगर देश का नेतृत्व करती है, तो 8 बार का विधायक जो मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी का विधायक है, मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, विजय शाह है, वो आकर के बदतमीजी बोलता और हमारी उस बेटी को, हमारी उस बहन को आतंकियों की बहन बताता है। तो ये जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये कब निकलेगा? इन लोगों की ट्रेनिंग देने वाले कैंप कब नष्ट किए जाएंगे? देश के अंदर अगर बॉर्डर पे धर्म पूछ करके गोली मारी गई, तो देश के अंदर जो जाति पूछ करके रोज गोली मारी जा रही, ये कब खत्म होगी? सीजीआई साहब की इसमें भी भूमिका रहेगी। वो कितने स्वतः संज्ञान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होने के नाते, ये बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्म है और लोगों को उम्मीद भी है उनसे।